हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई स्टडी सॉल्यूशन फास्टर स्मार्टर लर्निंग में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग मॉर्निंग में कर रहे हैं क्विक रिवीजन कोर्स कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें हम लोग साइंस के बहुत सारे मुख्य टॉपिक जो है हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, यानी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो हम उसको यहाँ पे देख रहे हैं। और ये टोटल जो है आपके एनसीईआरटी से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं फ्रेंड्स? ये टोटल जो है आपके एनसीईआरटी से लिए गए हैं। ठीक है, तो इसलिए घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये जो भी मैं आपके सामने जो भी यहाँ पे लाइनें दिख रही हैं, ये सब लाइनें जो है ये आपके एनसीईआरटी से हैं। ठीक है, और हम उम्मीद करते हैं बाबू कि ये जो है टोटली आपके एग्जाम में जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे इसी से पूछे जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग इस टॉपिक को यहाँ पे शुरू करते हैं। और यहाँ पे ये चैप्टर जो है दूसरा नंबर चैप्टर है। कौन चैप्टर है? ये दूसरा नंबर चैप्टर है। और दूसरा नंबर चैप्टर का हम यहाँ पे क्विक रिविजन करेंगे, जिससे आपका कोई भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में नहीं छूटे। ठीक है, इससे पहले हम आपसे यही आग्रह करेंगे कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अदरवाइज पहले ही छोड़ के चले जाइएगा। ठीक है, क्योंकि ये आपके फायदे के लिए है। अगर जो कोई भी यहाँ पे देख रहा है वो अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगता है। वो रात में बताइए, अभी हो रहा है, अभी 1 बज रहा है, हम 1 बजे आपका वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। ठीक है, केवल आपके लिए। तो इसीलिए आप लोग इसका पूरा फायदा उठाइए, पूरा लुत्फ उठाइए। ठीक है, और अच्छे तरीके से इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ज़्यादा देर न करते हुए हम टॉपिक को यहाँ पे शुरू करते हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा लंबा है ना। और यहाँ पे बिल्कुल कोई भी पॉइंट्स यहाँ पे नहीं छूटा है। हम हर पॉइंट्स को यहाँ पे कवर किए हैं जो आपके ऑब्जेक्टिव में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं, है ना। और इससे बाहर का कोई भी ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में नहीं आएगा। इसीलिए आप लोग निश्चिंत होकर इस सारे टॉपिक को अच्छे तरीके से आप लोग देखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग ज़्यादा देर न करते हुए हम यहाँ पे टॉपिक को शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहला पॉइंट जो आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, है ना, कह रहा कि वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं, और तथा नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, वह क्या कहलाते हैं? तो वह कहलाते हैं अम्ल। क्या कहलाता है? वो कहलाते हैं अम्ल कहलाते हैं। ठीक ना, वो क्या कहलाते हैं? तो वो अम्ल कहलाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो दिया यहाँ पे है ना, वो कहलाते हैं अम्ल। ठीक है, तो ध्यान रखिए। तो यहाँ पे करा कि वे पदार्थ जो स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे तथा नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? वो अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट्स करा हुआ कि वे पदार्थ जो स्वाद में क्या होते हैं? कड़वे होते हैं, जो स्वाद में कड़वे होते हैं, और लाल लिटमस को क्या कर देते हैं? वो लाल लिटमस को क्या करते हैं? वो लोग नीला कर देते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं हम लोग क्षारक कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग कहते हैं क्षारक कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट्स आपके सामने है। अब चलिए भैया मेरे, अब आगे देखते हैं। कह कि मेथिल ऑरेंज तथा फेनोप्थिलीन सूचक, है ना, ये सूचक होता है वो। ठीक है, ये क्या होता है आपका? ये सूचक होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये आपका सूचक होता है, ये सूचक का उदाहरण होता है। लेकिन ये किस टाइप का सूचक होता है? ये मेथिल ऑरेंज और आपके फेनोप्थिलीन जो है, ये किस टाइप का सूचक होता है? तो इसको कहते हैं हम लोग संश्लेषित सूचक। क्या कहते हैं इसको? यानी सिंथेटिक इंडिकेटर इसको कहते हैं। ठीक है, यानी संश्लेषित सूचक इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको ध्यान से देखिएगा और इसको हर एक पॉइंट्स को आप याद कीजिएगा, क्योंकि इसमें का हर एक पॉइंट जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस पॉइंट को हमने अभी देखा, क्या होता है? ये संश्लेषित सूचक होता है। उसके बाद चलिए अगला पॉइंट जो आपके सामने है, करा यहाँ पे अगला पॉइंट जो आपके सामने करा है, लिटमस जिस पौधे से निकाला जाता है उसका नाम क्या होता है? जो लिटमस होता है वो आपका, है ना, जो नेचुरल, ये क्या बोलते हैं, जो आपका प्राकृतिक सूचक जो लिटमस होता है ना, इसको कहाँ से निकाला जाता है? किस पौधे से निकाला जाता है? तो इसको निकाला जाता है किससे? लिचेन से। यानी इसको इंग्लिश में लाइकेन भी पढ़ते हैं और लिचेन भी पढ़ते हैं। तो घबराने की बिल्कुल बात नहीं है ना। यहाँ पे किताब में आपके दिया है लिचेन, है ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इंग्लिश भी दे रखा है ताकि आपको समझ में आ जाए। तो लाइकेन कहते हैं या फिर लिचेन कहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए, और ये किस समूह का होता है? वो तो ये थाइलोफाइटा समूह का है ना। लिकेन नामक पौधा जो है वो किस समूह का है? तो थाइलोफाइटा समूह का है। ठीक है, तो यहाँ पे अगला पॉइंट्स भी आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद से आगे बढ़ता हूँ, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे अगला पॉइंट्स आपके सामने है, कह कि वह प्राकृतिक पदार्थ जो अम्ल क्षारक सूचक की तरह काम करता है। कह यहाँ पे अम्ल क्षारक सूचक, है ना, अम्ल क्षारक सूचक यानी कहने का मतलब वो अम्ल भी बताएगा, है ना, और क्या करेगा? वो अम्ल की उपस्थिति भी बताएगा और क्षारक की उपस्थिति को भी बताएगा यहाँ पे, है ना। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको ध्यान रखिएगा, उसको हम लोग कहते हैं, यानी प्राकृतिक सूचक कुछ होते हैं, है ना, कुछ प्राकृतिक सूचक होते हैं जिसका नाम हम यहाँ पे रख रहे हैं। ये नाम होता है वो लाल पत्ता गोभी होता है, हल्दी होता है, हाइड्रेंजिया होता है, पेटूनिया होता है, और क्या होता है? जेरेनियम होता है। ये प्राकृतिक रूप से उपलब्ध होता है, ये जनरली उपलब्ध होता है सबके पास, है ना। और ये अम्ल की उपस्थिति और क्षारक की उपस्थिति को भी ये दर्शाने का काम ये करते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद से अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। हम ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगला पॉइंट वो कि यहाँ पे अगला पॉइंट आपके सामने दिखाई दे रहा है कि वे पदार्थ जिसका गंध अम्लीय
या क्षारीय माध्यम में परिवर्तित हो जाते हैं। कह रहा है कि वे पदार्थ जिसका गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, तो उसको कहते हैं हम लोग गंधीय सूचक कहते हैं, ठीक है। यानी ये परिवर्तन शो करते हैं, यानी अम्ल में जाएगा तो भी परिवर्तन कुछ शो करेगा और क्षार में जाएगा तो भी अपना कुछ परिवर्तन शो करता है ना। इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग गंधीय सूचक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग गंधीय सूचक कहते हैं, क्योंकि इसके गंध में परिवर्तन आता है ना। और इस टाइप का सूचक जो होता है वो क्या होता है आपका, वो होता है वेनिला होता है, प्याज होता है, लौंग का तेल होता है ना। ये सब क्या होता है, ये सब गंधीय सूचक के उदाहरण। किस सूचक के उदाहरण ये सब गंधीय सूचक के उदाहरण है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हमने यहाँ पे इतने पॉइंट्स देखे, उम्मीद करते हैं आपको याद हो गया होगा, है ना। ये सारे पॉइंट्स है बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए आपको इसको याद करना है, ठीक है। तो ये गंधीय सूचक भी याद कर लिया आपने, और यहाँ पे प्राकृतिक सूचक भी कुछ है आपने याद कर लिया, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा। और कुछ यहाँ पे सिंथेटिक जो था, यानी मिथाइल ऑरेंज और फेनोल्फथालीन, ये सिंथेटिक यानी संश्लेषित था, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान रखिएगा, चूंकि रात बहुत ज्यादा हो गया है ना, हम 1 बजे मतलब रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, है ना, तो रात ज़्यादा हो गया है, इसीलिए आप लोग थोड़ा सा घबराइएगा मत, है ना। आवाज़ में थोड़ा सा मतलब वो हो गया होगा, तो घबराइएगा मत, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट जो आपके सामने आ गया है, कह रहा है कि वे पदार्थ जो अम्ल और धातु से परस्पर अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं। कह रहा है यहाँ पे कि वे पदार्थ जो किससे अभिक्रिया करके, यानी अम्ल से और किससे, धातु से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं, ठीक है। क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं। तो उसको हम लोग उसको हम क्या कहते हैं, उसको फ्रेंड्स, कहा कि वे पदार्थ जो अम्ल और धातु से परस्पर अभिक्रिया करते हैं, है ना, और बनाते हैं, क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से होगा, लवण बनाते हैं। थोड़ा सा इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, अगला पॉइंट आपके सामने है, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट आपके सामने है, यहाँ देखिएगा। कह रहा है कि चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर, ये सब किसके रूप होते हैं। चूना पत्थर जो होता है, खड़िया होता है, और संगमरमर जो होता है, ये सब किसके रूप होते हैं, तो ये होते हैं आपके कैल्शियम कार्बोनेट के रूप होते हैं। किसके रूप होते हैं अब ये कैल्शियम कार्बोनेट के रूप होते हैं। थोड़ा सा आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। हर एक पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार यही बात बता रहा हूँ, ठीक है। अब सुनिए अगला पॉइंट जो है, ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। करा कि ग्लूकोज तथा अल्कोहल का विलयन जो होता है वो विद्युत का चालन नहीं करते, है ना। इसको याद रखिएगा, इस पॉइंट को याद रखिएगा, थोड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, ठीक है। करा कि ग्लूकोज तथा अल्कोहल का विलयन विद्युत का चालन नहीं करते, ठीक है। चलिए ये पॉइंट्स भी आपका क्लियर हो गया। कौन कौन बाबू विद्युत का चालन नहीं करते, तो ग्लूकोज और अल्कोहल का विलयन जो भी होता है वो विद्युत का चालन नहीं करता है। चलिए अगला पॉइंट आपके सामने है। अगला पॉइंट आपके सामने कर रहा है यहाँ पे, हाइड्रोजन आयन जो मुक्त अवस्था में नहीं रह सकते, जो भी हाइड्रोजन आयन जो होता है वो मुक्त अवस्था में वो नहीं रह सकता है ना। तो किस अवस्था में रहेगा, तो वो हाइड्रोनियम के रूप में रहेगा। किसके रूप में, हाइड्रोनियम के रूप में, या फिर है ना उसको लिखते हैं वो H+, ठीक है, या फिर उसको लिखते हैं हम लोग H+, ठीक है ना, एक्वस। ध्यान रखिएगा, या फिर H+ हम लोग लिखते हैं उसको एक्वस, तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। या तो उसको कहते हैं हम लोग हाइड्रोनियम आयन, या फिर हम लोग इस रूप में लिखते हैं उसको, ठीक है, इस रूप में, है ना। तो इस रूप में भी हम लोग उसको लिखते हैं, तो इसको भी थोड़ा सा याद रखिएगा। तो हाइड्रोजन कभी भी मुक्त अवस्था में, मतलब हाइड्रोजन का जो भी आयन होता है वो मुक्त अवस्था में कभी भी नहीं रह सकता, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। करा कि जल में घुलनशील क्षारक को हम लोग क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, क्षार कहते हैं। ये तो आसान है, ये तो सबको पता है, ठीक है। जल में घुलनशील जो भी क्षारक होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, हम ध्यान से देखिएगा। करा सभी क्षारक जो होते हैं, सभी क्षार जो होते हैं वो क्षारक होते हैं। ये पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रखिए, अभी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। करा यहाँ पे सभी क्षारक जो होते हैं वो क्या होते हैं, सभी क्षार जो होते हैं वो क्षारक होते हैं। सभी क्षार वो क्या होते हैं, क्षारक होते हैं। लेकिन सभी क्षारक जो होते हैं वो क्षार नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पर मैंने ऊपर बता रखा है यहाँ पे कि जल में घुलनशील क्षारक जो होते हैं वही क्षार होते हैं। यानी जल में जो घुलनशील होते हैं क्षारक वही क्षार होते हैं। यानी क्षारक क्षार हो सकता है ना, क्षारक क्षार हो सकता है, ठीक है। लेकिन यानी कहने का मतलब क्षारक जो होता है, जो जल में घुलनशील होता है वही क्षार होता है। यहाँ पे कहने का मतलब मेरा ये था कि जो जल में घुलनशील होता है वही क्षार होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का मतलब सभी क्षारक जो है जल में घुलनशील तो होते नहीं है, इसीलिए सभी क्षारक जो है वो क्षार कभी भी नहीं हो सकते हैं। समझ में आ रही है बात। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कर रहे हैं यहाँ पे कि सभी जल में जो घुलनशील क्षारक होते हैं वो क्षार होते हैं। यहाँ तक बातें क्लियर है। लेकिन हम कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन सभी क्षारक जो है वो जल में घुलनशील नहीं होते हैं, ठीक है। इसीलिए सभी क्षारक जो है वो क्षार नहीं हो सकते। लेकिन जितने क्षार होते हैं वो क्या होते हैं, वो क्षारक होते हैं। यही है इस पॉइंट्स का मतलब, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट आपके सामने है, क्योंकि जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर, जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी क्या कहलाती है।
यानी कहने का मतलब जब कभी भी हम आवश्यकता से ज़्यादा जो है पानी मिला देते हैं अम्ल में या क्षार में, है ना, अम्ल में या क्षारक में जब कभी भी आवश्यकता से अधिक पानी मिला देते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो तनु हो जाता है। यानी कहने का मतलब वो तनु हो जाता है, और जिस क्रिया से होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, तनुकरण कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, तनुकरण कहते हैं, ठीक है, डाइल्यूशन, जिसको हम लोग कहते हैं डाइल्यूशन, ठीक है, यानी उसको तनुकरण कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक बातें क्लियर है। चलिए फ्रेंड्स, तो फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा। क्योंकि पीएच स्केल में ये क्या होता है, वो ये होता है, ये मापन होता है, यानी भाई ये मापने का एक स्केल होता है ना, कि भाई कि कोई भी विलयन जो है वो कितना अम्लीय है ना, या फिर उदासीन है, या फिर वो क्षारीय है ना, ये मापने का एक स्केल होता है, ठीक है, पीएच हमारा। इसका मतलब क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, है ना, जिसमें पी का मतलब क्या होता है, पी का मतलब होता है पोटेंस, है ना, क्या होता है, पोटेंज होता है, ठीक है, पी का मतलब क्या होता है, वो पोटेंज होता है, ठीक है, पोटेंज, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पी का मतलब होता है पोटेंज, इसका मतलब क्या होता है, इस पोटेंज का मतलब होता है शक्ति, क्या होता है ये, इसका मतलब होता है शक्ति, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका मतलब होता है शक्ति। पोटेंज का मतलब क्या होता है, शक्ति होता है, जिसको पुषांश भी हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसको हम लोग पुषांश कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक बातें क्लियर है, बोलिए यहाँ तक बातें क्लियर है, बोलिए कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, है ना। और ये शब्द जो है, ये पुषांश जो है, ये जर्मन शब्द है। कौन शब्द है ये जर्मन शब्द है आपका, ठीक है। यहाँ तक बातें क्लियर है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब कि उदासीन मिलन का पीएच हमेशा क्या होता है, 7 होता है, ये आपको पता है, ये पहले से भी पता है। उदासीन मिलन का पीएच क्या होता है, हमेशा 7 होता है, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है यदि पीएच का मान 7 से कम होता है, यदि पीएच का मान 7 से, यानी किसी भी विलयन के पीएच का मान अगर 7 से कम होगा, है ना, तो वह विलयन क्या कहलाएगा, अम्लीय कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वो अम्लीय कहलाएगा, क्योंकि उसका पीएच जो है 7 से कम है, इसीलिए वो क्या कहलाएगा, अम्लीय कहलाएगा। लेकिन किसी भी विलयन का पीएच अगर 7 से अधिक होता है तो वह विलयन हमेशा क्या होगा, क्षारीय होगा, है ना, क्या होगा, क्षारीय होगा। और मैक्सिमम कहाँ तक जाता है, वो मैक्सिमम पीएच का मान कितना होता है, तो 14 होता है। कितना होता है, 14 होता है, ध्यान रखिएगा। और न्यूनतम कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है। अधिकतम कितना होता है, 14 होता है, और न्यूनतम कितना होता है, 0 होता है। तो यानी 7 से 0 तक के बीच, यानी 7 से 0 तक के बीच, यानी नीचे की तरफ अम्लीय, और 7 से ऊपर 14 तक के बीच में क्या हो जाएगा, वो क्षारीय हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये बाबू, कि जितना हम लोग, यानी 7 से जितना हम लोग नीचे जाएंगे उतना अम्लीयता बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे, है ना, यहाँ पे मान लीजिए बिंदु क्या है, यहाँ पे 7 है, ठीक है, ये 7 है, और ये क्या है आपका 0 है, ठीक है, और ये क्या है आपका यहाँ पे 14 है, ठीक है। ध्यान रखिएगा बात यहाँ पे, कहा कि इधर जब हम लोग बढ़ेंगे तो अम्लीयता बढ़ेगी, इधर जब हम लोग बढ़ेंगे तो क्या होगी, यहाँ पे अम्लीयता बढ़ेगी, ठीक है। और इधर जब हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से समझ लीजिए इसको अच्छे तरीके से। हम थोड़ा सा कलर इसका चेंज कर लेते हैं यहाँ पे, चलिए इसको ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए अब यहाँ पे ये लिख लिए, ठीक है। अब उसके बाद से यहाँ पे अगर हम लेते हैं, अब यहाँ पे अगर 0 रखते हैं हम, ठीक है, यहाँ पे क्या रखते हैं हम, यहाँ पे हम अगर 0 रखते हैं, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे अब हम क्या रखते हैं, यहाँ पे 0 रखते हैं, ठीक है, सॉरी 7 रखते हैं यहाँ पे। और इधर की तरफ जब हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है, किधर बढ़ेंगे हम लोग, जब इधर की तरफ बढ़ेंगे हम लोग, इसको एक मिनट ध्यान में रखिए बाबू, एक मिनट, हाँ ठीक है। यहाँ पे होगा ये क्या हो गया आपका, यहाँ पे हो जाएगा 7, ठीक है। इधर जब हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है, तो 14 की तरफ बढ़ेंगे, तो यानी कि क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा क्षारीय, क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा क्षारीय, ठीक है। और इधर जब हम लोग बढ़ेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पे 0 रहेगा, इधर हो जाएगा अम्लीय, ठीक है। तो यहाँ तक बातें क्लियर है, ये हो जाएगा अम्लीय। तो इतना बात समझ में आ जानी चाहिए आपको, ठीक है। चलिए उसका से अब नॉर्मल बातें करते हैं, जो डेली लाइफ हम लोग देखते हैं, तो करें हमारे शरीर का पीएच परास कितना, यानी हमारे शरीर का पीएच रेंज जो है वो कितना होता है, तो वो होता है, वो कितना होता है, वो 7 से 7.8 के बीच में होता है। कितना होता है, 7 से 7.8 के बीच में होता है, ठीक है। ये पीएच का मान होता है, ठीक है, हमारे शरीर के पीएच का मान, इसी के अंतर्गत जो है हमारे शरीर जो है काम करता है। उसका करें अम्लीय वर्षा की बात करें, आप देखिए अम्लीय वर्षा, यानी अम्लीय वर्षा कब होगा, वो जब 5.6 से, जब पीएच क्या होगा, कम होगा, तब जाके क्या होगा, वो अम्लीय वर्षा कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, वो अम्लीय वर्षा कहलाएगा, यानी 5.6 से जब कम पीएच होगा तो, ठीक है। उसका चलिए अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बाबू ये है, ये सब कोई नहीं जानता है ना, लेकिन आपकी किताब में है, किसी का ध्यान भी यहाँ पे नहीं गया होगा, है ना, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। वो करा कि वह ग्रह, यानी उस ग्रह का नाम बताइए जिसका वायुमंडल जो है वो सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत एवं पीले बादलों से बना है ना, जिसका वायुमंडल क्या है, श्वेत और पीले और मोटे बादलों से क्या है, बना है। उसको, उस ग्रह का नाम क्या है, तो उस ग्रह का नाम आपका क्या है, शुक्र है। उस ग्रह का नाम क्या है, शुक्र है। तो थोड़ा सा इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है बाबू, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको क्या कहते हैं हम लोग, वो शुक्र है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट आपके सामने हो गया, ध्यान दीजिएगा।
करा कि अपच की स्थिति में किस क्षारकों का उपयोग करते हैं हम लोग, है ना। अपच की स्थिति में हम लोग किस क्षारकों का उपयोग करते हैं, तो जाहिर सी बात है एंटासिड का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं हम लोग, एंटासिड। और एंटासिड के रूप में हम लोग किसका उपयोग करते हैं, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं, ठीक है। किसका, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। हम लोग एंटासिड के रूप में हम लोग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग क्या कहते हैं, हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। उसको क्या कहते हैं हम लोग, उसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी हम लोग कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब कहा कि वह पीएच का मान बताइए जिसपे हमारा दांत जो है क्षय होना प्रारंभ हो जाता है। यानी उस पीएच का मान बताइए जिसपे हमारा दांत जो है वो क्षय होना प्रारंभ हो जाता है। यानी क्षय होना करने का मतलब हमारा ये दांत का जो है वो क्षरण शुरू हो जाता है, यानी 5.5 से कम। जब पीएच 5.5 से कम होगा तो इसका मतलब क्या है, हमारा दांत क्षय होना प्रारंभ हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद से बाबू करा नेटल। नेटल के डंक वाले बाल कौन सा अम्ल छोड़ते हैं, तो सिंपल सी भाषा में देख लीजिए, नेटल क्या होता है, एक शाकीय पौधा होता है जो जंगलों में पाया जाता है। क्या पाया जाता है यहाँ पे, ये शाकीय पौधा होता है जो जंगलों में पाया जाता है, ठीक है। और इसका डंक जो है वो मेथेनोइक अम्ल छोड़ता है। क्या छोड़ता है, ये मेथेनोइक अम्ल छोड़ता है, जो क्या करता है, हमारे पेशियों में जो जलन उत्पन्न करता है, ठीक है, जलन उत्पन्न करता है, ठीक ना। तो ये नेटल जो होता है एक शाकीय पौधा होता है जो क्या करता है, मेथेनोइक अम्ल छोड़ता है, जिससे क्या होता है, वो ये जलन उत्पन्न करता है, ठीक है। ये क्या होता है, ये जलन उत्पन्न करता है और ये दर्द जैसा उत्पन्न करता है। और इसका निवारण जो हम किससे करते हैं, तो एक पौधा आता है ना, एक पौधा आता है जिसको डॉग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हम लोग डॉग कहते हैं, ठीक है। उस पौधे का नाम क्या, वो डॉग है, ठीक है। तो जहाँ पे डंक लगा उस पर क्या किया जाता है, इस पौधे के पत्तियों को क्या किया जाता है, उसको रगड़ा जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाता है, हमारा दर्द जो है कुछ ये राहत हो जाता है, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। ये हमेशा जब कहाँ मिलता है, ये नेटल पौधे के आसपास ही उगता है ये भी, ठीक है। हमेशा ये नेटल पौधे के आसपास ही उगता है। तो कौन सा अम्ल छोड़ता है, ये मेथेनोइक अम्ल। तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट्स। आप सुनिए, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ये सबको पता है, ये कई बार पूछा गया है ना। ये कई बार पूछा गया है कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो NaCl होता है। क्या होता है, NaCl। अब सुनिएगा, यहाँ पे क्लोर क्षार प्रक्रिया हुई, यहाँ पे क्लोर क्षार प्रक्रिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है क्लोर क्षार प्रक्रिया, तो कल जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित किया जाता है तो यह वियोजित होकर किसमें, सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। क्या करता है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, उत्पन्न करता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। यानी इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। तो थोड़ा सा इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका कोई भी पॉइंट जो है आपका ये बेकार का नहीं है, हर एक पॉइंट जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, और बहुत ही मायने रखता है, ठीक है। अब चलिए, अब करें क्लोर क्षार प्रक्रिया में, है ना, क्लोर क्षार प्रक्रिया में यहाँ पे छूट गया, वो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे में छूट गया है, ठीक है। क्लोर क्षार प्रक्रिया में एनोड से जो है वो कौन सा गैस मुक्त होता है, एनोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है, तो वहां से मुक्त होता है वो कौन, क्लोरीन गैस। कौन गैस मुक्त होता है, क्लोरीन। और ये पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा गया, तो ध्यान रखिएगा इसका भी। उसका कारण क्लोर क्षार प्रक्रिया कैथोड पर कौन गैस मुक्त होती है ना, क्लोर क्षार प्रक्रिया में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है, तो उस पर होती है हाइड्रोजन। कौन गैस, तो हाइड्रोजन गैस उस पर मुक्त होती है। अब सुनिएगा, अब करा शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन की क्रिया से किसका निर्माण होता है भैया, है ना। करा शुष्क बुझा हुआ चूना से, है ना, उस पर क्लोरीन गैस की अगर क्रिया करवाते हैं तो उससे क्या निर्माण होता है, तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। और विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaOCl2। क्या होता है, CaOCl2 होता है। ये भी पूछा गया प्रश्न है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। उसका अगर बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम आपको स्पष्ट रूप से यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है वो क्या होता है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है। और बेकिंग सोडा का यहाँ पे रासायनिक सूत्र आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे क्या होता है, NaHCO3। NaHCO3 यानी इसी को हम लोग कहते हैं क्या, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यानी इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ तक बातें क्लियर है। चलिए फिर अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अब कहा कि जिसका उपयोग एंटासिड एवं सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में होता है ना। यानी उस पदार्थ का नाम बताइए जिसका उपयोग एंटासिड एवं सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा। क्या कहता है, यानी बेकिंग सोडा का उपयोग किस में होता है, एंटासिड में, और किस में, सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में होता है, ठीक है। तो किस में होता है, यहाँ पे एंटासिड और सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में होता है, ठीक ना। तो यहाँ तक याद रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो Na2, है ना। धोने के सोडा का ये रासायनिक सूत्र होगा, यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से, यानी होता है वो Na2, है ना, CO3.10H2O,
है ना, Na2CO3.10H2O। ये क्या होता है, आपके धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। ये भी पूछा जाता है, ये कई बार पूछा गया है, तो थोड़ा सा इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए, आपका जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे रहा होगा, ये सब याद कर लीजिएगा, है ना, यानी CaSO4.2H2O, CaSO4.2H2O। ठीक है, ये क्या होता है, आपके जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ तक बातें क्लियर है, जल्दी बता दीजिए फटाफट, यहाँ तक बातें क्लियर है, जल्दी बोलिए। ठीक है, और उसका असर करा वो यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, वो यहाँ पे देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, ये सूत्र जो होता है क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है, और ये जिप्सम का होता है, तो थोड़ा सा इस पर भी ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, तो अब ये उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास अच्छा लगा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा सा रात हो गया है, यहाँ पे आप समझिए कि 1:30 बज गया लगभग, है ना, 1:30 बजने को है अब, इसीलिए थोड़ा सा मतलब समझ ही रहे, एनर्जी थोड़ा सा डाउन है। ठीक है, और यहाँ पे बहुत मेहनत के बाद हम वीडियो बना पाते हैं आपके लिए, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और जितने दोस्त नए जुड़े हैं हमारे साथ, वो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स। और हर एक पॉइंट बाबू इसका इंपॉर्टेंट है, सबको इसको अच्छे तरीके से देखिएगा ध्यान से। चलिए फ्रेंड्स, बाय।